हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छा और बेहतरीन होंगे। अगर आप डीएलएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप लास्ट टाइम पे अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना है आपको। ठीक है, यही सब सारे क्वेश्चंस हैं जो 5 मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप थोड़ा भी पढ़ लोगे, F5 का है ये। अगर आप पढ़ लोगे थोड़ा सा भी तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कल क्या आपको लिखना है। लास्ट मिनट में आपको ये वीडियो देख के जाना है पेपर के लिए। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिला के सशक्तिकरण में विभिन्न बाधाओं की चर्चा करें। क्या इसमें कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिला के सशक्तिकरण के विभिन्न बाधाओं, उनको जो बाधाएं आती हैं उनके बारे में आप क्या क्या है वो आपको जो भी पता है वो लिखो। तो आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। सबसे पहले आप लिख देना उसमें भूमिका, महिला में सशक्तिकरण का अर्थ, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न बाधाएं, क्या 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 बाधाएं आती हैं। फिर निष्कर्ष लिख देना, उसके ऊपर क्या निष्कर्ष आपको लिख देना है। फिर आपके उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए कि जैसे आपको निष्कर्ष लिख दिए, देन आफ्टर दैट, एक मिनट मुझे स्क्रॉल करने के लिए। तो ये देखिए जैसे आपने ये कर दिया, अब आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है, भूमिका। भूमिका में आप क्या लिखिएगा, भूमिका में लिखिएगा महिला सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का आधार है। क्या है, महिला सशक्तिकरण किसी राष्ट्र सामाजिक अर्थ का आधार है। किसी समाज समाज की वास्तविकता प्रगति प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को पुरुषों के समान आधार, मतलब जितना मौका पुरुषों को दिया जाता है उतना मौका महिलाओं को भी दिया जाए। अवसर और सम्मान प्राप्त हो, इसीलिए महिलाओं को सशक्तिकरण, अंतर अन, आन, आत्मनिर्भर तथा निर्माण लेने में सक्षम बनाने बनाने अत्यंत आवश्यक है। मतलब ये उनको, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आपको लिख देना है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है ये आपको लिखना है। फिर देखिए, फिर क्या लिखना, महिला सशक्तिकरण सशक्तिकरण का अर्थ में आपको क्या लिखना है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति संपत्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, रोज राजनीतिक भागीदारी तथा कानूनी अधिकारियों से सशक्त बनाता है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। क्या, उसे अपने नियम से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। इसका उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता को निर्वित क्षमता का विकास करना है। इसे निर्वित क्षमता उसकी खुद की विकास होगी। ठीक है, और देखिए अब इसके आगे अब हम क्या लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण का विभिन्न बाधाएं उनके जीवन में क्या क्या आती हैं, अब हम उसके बारे में लिखेंगे। लैंगिक भेदभाव क्या होता है, लैंगिक भेदभाव होता है समाज में लड़कियों और लड़कों के बीच शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य तथा रोजगार के अवसरों में भेदभाव किया जाता है। रोजगार के अवसरों में भेदभाव किया जाता है, जैसे महिलाओं का विकास बाधित होता है। इससे क्या होता है, महिलाओं का विकास बाधित होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे अशिक्षा। अशिक्षा क्या होती है, अशिक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निभाती है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं अपने अधिकारों, सरकारी योजना और कानूनी संरक्षण की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। क्या, वो जानकारी नहीं प्राप्त कर पाती, शिक्षा नहीं ले पाती हैं। तो ये ठीक है, ये आर्थिक निर्भरता आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहने के कारण महिलाओं अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती हैं। वो अपने क्या जीवन में निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती हैं। ठीक है, पुरुषों पर पूरा निर्भर रह जाती हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या लिखेगा, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं कुरीतियाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा पर्दा प्रथा तथा प्रीतिशात्मक सोच महिलाओं को स्वतंत्रता और प्रगति में बाधित करती है। ये सब क्या करती है, इसको बाधित करती हैं। ठीक है, फिर और भी आप देख सकते हैं। फिर ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी। क्या होती है, स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी होती है। प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा, पोषण और महत्व सुविधाओं का अभाव महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक विकास में प्रभावित करता है। क्या करता है, शारीरिक या मानसिक अभाव में प्रभावित करता है। राजनीतिक, ये देखिए राजनीतिक भागीदारी की कमी होती है। निर्णय लेने वाले संस्थाओं एवं राजनीतिक में महिलाओं की समिति भागीदारी उनके सशक्तिकरण में बाधा आती है। मतलब जहाँ पे निर्णय लिया जाता है वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी कम होती है, तो महिला की भागीदारी नहीं होगी तो वो उनके बारे में बात कौन करेगा। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीतिक में। कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव, कानूनी जानकारी का होना चाहिए। अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की जानकारी न होने के कारण महिलाओं अन्य के विरुद्ध प्रभावित कदम नहीं उठा पाती हैं। कि अन्य के उनको कोई जानकारी नहीं है कानून की, तो वो कदम कैसे उठाएंगी उससे लेकर के। ठीक है, फिर नौवां पॉइंट क्या है, रोजगार का असमानता। रोजगार में भी असमानता देखी जाती है। समान कार्य के लिए
असमान वेतन, समान एक ही जैसे काम हो रहे बट असमान वेतन मिलता है, सीमित रोजगार अवसर तथा कौशल विकास की कमी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करती है। आर्थिक सशक्तिकरण को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या अगला पॉइंट है 10वां नंबर पॉइंट है, इसमें हम क्या लिखेंगे डिजिटल एवं तकनीकी असमानता। इसमें क्या होता है, डिजिटल एवं तकनीकी असमानता होती है। डिजिटल शिक्षा इंटरनेट तथा तकनीकी संसाधनों तक सीमित पहुंच आदि आदि आधुनिक समय में महिलाओं सशक्तिकरण के एक नई चुनौती है। एक क्या है, इनके लिए एक नई डिजिटल होने के लिए उनके लिए एक नई चुनौती बन जाती है। ठीक है, ये सब आप अच्छे से आप भी पढ़ सकते हो। निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम क्या है, निष्कर्ष लास्ट में हमें निष्कर्ष जरूर लिखना है, हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष के बिना नहीं लिख सकते। महिलाएं सशक्तिकरण केवल महिलाओं के आधारों का विषय नहीं है, आधारों का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास की आधारशिला है। जब महिलाओं को सामान्य अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होगा, तभी वो वास्तविक लैंगिक समानता होगी तथा राष्ट्र का समग्र एवं सतत विकास संभव हो सकता है। जब महिलाएं एक साथ भाग लेंगी तभी वो महिलाओं का विकास संभव हो सकता है। ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट टाइम एक बार पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लिंग और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण सिद्धांत का विकास, समाजीकरण सिद्धांत का विकास। ठीक है, भूमिका समाजीकरण का अर्थ लिंग और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण सिद्धांत और निष्कर्ष। ठीक है, ये है, तो ये पहले आपको लिख देना, इतना लिख देना, फिर आपके उसके बाद अगला आपको अपना अगला आपको जो है पहले सबसे पहले क्या लिखना, ये लिख देना, फिर आपको भूमिका लिखना है। मनुष्य जिन जन्म से सामाजिक गुणों के साथ पैदा नहीं होता, सामाजिक गुणों के साथ वो पैदा नहीं होता है। ठीक है, पैदा नहीं होता, बल्कि समाज के रहकर उन्हें रहकर उन्हें सिखाता है। यह सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है, सिखाता है। समाजीकरण के माध्यम से बालक एवं बालिका सामाजिक मूल्य, व्यवहार, भाषा, संस्कृति तथा लैंगिक भूमिकाओं को सीखते हैं। शिक्षा इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या ये सब क्या है, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका है ये सब। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। समाजीकरण का अर्थ, समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, समाजीकरण वह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के नियमों, मूल्यों, परंपराओं, सांस्कृतिक व्यवहार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को सीखता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति समाज के जिम्मेदार जिम्मेदार सदस्य बनता है। समाजीकरण प्रक्रिया से प्रभावित होकर विद्यालय, मित्र समूह, समुदाय तथा जनसंचार माध्यमों को माध्यम से जीवन भर चलता है। ये इन सबको मान करके वो जीवन भर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आप देख सकते हैं, इसमें फिर क्या है अगला पॉइंट, फिर आपको लिखना है लिंग और शिक्षा। क्या लिखना है, लिंग और शिक्षा संवेदनशील। लिंग आप एक बार पढ़ सकते हैं खुद से भी। लिंग और शिक्षा में संदर्भ में समाजीकरण का क्या भाव है, क्या उसका वो है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। लिंग और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण सिद्धांत। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देखते हैं परिवार की भूमिका। इसमें परिवार की भूमिका क्या है, परिवार समाजीकरण का प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। क्या है, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार में बच्चों को लड़का और लड़कियों के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं सिखाई जाती है। क्या अलग अलग अपेक्षाएं सिखाई जाती है जो उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, जो उनको क्या व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर विद्यालय की भूमिका, इसमें क्या विद्यालय की भूमिका क्या होती है वो भी इसमें बताया जाएगा आपको। विद्यालय की भूमिका, ठीक है, विद्यालय की भूमिका इसमें होती है, विद्यालय बच्चों के समानता, सहयोग, सामान्य तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कराती है। शिक्षक और पाठ्यक्रम यदि लैंगिक समानता को बढ़ावा दे तो बालक और बालिकाओं दोनों में समग्र विकास संभव है, दोनों में क्या है, समग्र विकास संभव है। ठीक है, तभी विकास हो सकता है। सहपाठी समूह की भूमिका, सहपाठी समूह की क्या भूमिका होती है, मित्र समूह बच्चों के व्यवहार, भाषा, रुचियों तथा सोच को प्रभावित करती है। सकारात्मक मित्र समूह लैंगिक समानता को सहयोग की भावना विकसित करती है। क्या वो क्या करती है, सहयोग की भावना विकसित करती है। जनसंचार माध्यम की भूमिका, जनसंचार माध्यम की क्या भूमिका है वो भी बताती है। टेलीविजन, समाचार पत्र,
इंटरनेट तथा सोशल मीडिया बच्चों को सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। सकारात्मक संदेश लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, जबकि रूढ़िवादिता चित्र चित्रण लैंगिक भेदभाव को मजबूत कर सकता है। इसमें क्या है, लैंगिक मजबूत कर सकता है। ठीक है, ये फिर सांस्कृतिक एवं परंपराओं की प्रभाव, सांस्कृतिक एवं परंपराओं का प्रभाव, समाज में परंपराएं, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक मान्यताएं बालकों और बालिकाओं की भूमिकाओं को निर्भित करती है। शिक्षा इन रूढ़िवादियों को दूर कर समानता की भावना की विकसित करती है। क्या रूढ़िवादिता इनमें समानता की भावना विकसित करती है। शिक्षा की भूमिका, इसमें शिक्षा की भूमिका क्या होता है, शिक्षक की भूमिका, शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करके लैंगिक पूर्वाग्रहों को समाप्त कर तथा सामान्य अवसर प्रदान करके प्रभावी सामाजिकरण सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है, ये अभी मैंने बताया लैंगिक समानता का विकास, इसमें लैंगिक समानता का विकास होता है। समाजीकरण का उद्देश्य केवल सामाजिक नियम सिखाना नहीं, बल्कि लड़के और लड़कियों दोनों में समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त, परस्पर सम्मान एवं सहयोग की भावना का विकास करना भी होता है इसमें। ठीक है, और भी देखिए इसमें जब अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आपको हर क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष आप देख सकते हैं, निष्कर्ष क्या है इसमें, जैसे निष्कर्ष लिंग और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि परिवार, विद्यालय, समाज तथा अन्य समस्याओं संस्थाएं मिलकर बालकों और बालिकाओं के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। यदि समाजीकरण की प्रक्रिया लैंगिक समानता, सामान्य अवसर एवं सम्मान पर आधारित हो तो वह न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव है। क्या, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये दूसरा नंबर अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो ये सब। ठीक है, फिर ये देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में यौन उत्पीड़न को घटाओ, विद्यालय में यौन उत्पीड़न को घटाओ और रोकने के लिए एवं इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शिक्षिका को किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भूमिका, यौन उत्पीड़न का अर्थ, शिक्षिकाओं के लिए आवश्यक शिक्षण एवं प्रशिक्षण, निष्कर्ष। ठीक है, ये सब आपको मेन लिखना है, वहाँ पे पेपर में जरूर लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तभी आपको नंबर स्टेप मार्किंग का मिलेगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। और देखिए जैसे भूमिका लिखना है, भूमिका के अंदर आपको क्या लिखना है, भूमिका लिखना ऊपर, फिर लिखना आपको पॉइंट बना के, विद्यालय बच्चों में स्वर्गीन विकास का सुरक्षित एवं संवेदनशील स्थान होना चाहिए। यदि विद्यालय में यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं होती हैं तो उनका बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए शिक्षिकाओं को ऐसी घटनाओं को रोकथाम, पहचानना तथा उचित कार्रवाई के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होनी आवश्यक है। मतलब इस सब के बारे में उनको जानकारी देना आवश्यक है। यौन उत्पीड़न का अर्थ, यौन उत्पीड़न क्या होता है, यौन उत्पीड़न पता है क्या होता है, इसमें जो लोगों को, अभी देखिए आप पढ़िए इसमें तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। इसमें कोई भी जैसे दूसरे को परेशान करता है वो यौन उत्पीड़न कहा जाता है। जैसे कि देखिए यौन उत्पीड़न का अर्थ, इसमें मैं अर्थ बता रहा हूँ। यौन उत्पीड़न का तात्पर्य किसी भी प्रकार के अवांछित शारीरिक, मौसमिक, मानसिक अथवा ऑनलाइन व्यवहार से है जिससे किसी छात्र या छात्रा की गरिमा, शिक्षा एवं समानता प्रभावित हो। विद्यालय में ऐसी किसी भी व्यवहार के प्रति शून्य सहनशीलता, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। क्या, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है इसमें। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर अब आपको क्या लिखना है इसमें, शिक्षिकाओं के लिए आवश्यक शिक्षण एवं प्रशिक्षण। इसमें आपको लिखना है, पहला पॉइंट लिखें, बाल संरक्षण एवं POCSO अधिनियम का प्रशिक्षण। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना है, शिक्षक को बल संरक्षण के लिए बल संरक्षण के संबोधित तथा POCSO एक्ट 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी जाए ताकि वे कानूनी प्रक्रिया को सही ढंग से पालन कर सके। क्या, कानूनी प्रक्रिया को सही ढंग से पालन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें आप देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण। शिक्षक के लैंगिक समानता तथा भेदभाव रहित व्यवहार का
शिक्षण दिया जाए जिससे विद्यालय के वातावरण सुरक्षित एवं संवेदनशील बन सके। क्या विद्यालय का वातावरण कैसे संवेदनशील और सुरक्षित बन सके। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यौन उत्पीड़न की पहचान की प्रशिक्षण। यौन उत्पीड़न की पहचान प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति एवं शारीरिक संकेतों के आधार पर यौन उत्पीड़न के संभावित मामलों की पहचान करानी सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, परामर्श एवं संवेदन कौशल। शिक्षकों को बच्चों में संवेदनशील, गोपनीय एवं विश्व संपूर्ण संवाद स्थापित करने तथा आवश्यक परामर्श देने का प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। आवश्यक परामर्श दिए जाने चाहिए बच्चों को। ठीक है, और देखो, और इसमें क्या है अगला पॉइंट, ये शिकायत एवं रिपोर्ट की प्रक्रिया की जांच। शिक्षकों को विद्यालय में शिकायत प्रणाली, बाल संरक्षण समिति तथा संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित सूचना दे की प्रक्रिया को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्या स्पष्ट जानकारी सबको होनी चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट, सुरक्षा सुरक्षित विद्यालय वातावरण का सुरक्षित वातावरण का निर्माण। शिक्षकों को ऐसी वातावरण बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए जहां प्रत्येक बच्चा बिना किसी भय के अपने समस्या समझ कर सके। ठीक है, वो ये सब बातें समझ सके। फिर 7 नंबर, जीवन के कौशल एवं लैंगिक शिक्षा। ठीक है, जीवन के लैंगिक शिक्षा। शिक्षकों को आयु उपयुक्त जीवन कौशल शिक्षा के गुड गुड टच, बैड टच, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा ऑनलाइन सुरक्षा जैसी विषय पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाए। उसको सबको प्रशिक्षण दिया जाए। अभिभावकों के साथ संबंध में शिक्षकों के अभिभावकों के साथ नियमित संवाद स्थापित कर बच्चों की सुरक्षा एवं जागरूकता बढ़ाने की प्रशिक्षण मिलनी चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में। फिर 9th नंबर पॉइंट क्या है, डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण। डिजिटल सुरक्षा का ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग एवं सोशल मीडिया को दुरुपयोग से बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षकों को साइबर सुरक्षा संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। क्या साइबर सुरक्षित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 10th नंबर पर नियमित कार्यशिलाएं एवं पुनर्परीक्षण, समय पर कार्यशैलियों, सेमिनार एवं पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ताकि शिक्षक नवीन कानूनों एवं शिक्षक सुरक्षा उपयोग का अध्ययन अध्यत रहे अध्यत 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 रह सके। ठीक है, ये सब आप भी पढ़ सकते हैं अच्छे से और भी। ठीक है, और देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या है, निष्कर्ष आपको हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है। निष्कर्ष, विद्यालय में यौन उत्पीड़न की रोकथाम केवल नियम बनाने से संभव नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण, संवेदनशील एवं जागरूक शिक्षक इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उचित शिक्षण बल, सुरक्षा की समझ, लैंगिक संवेदनशील तथा प्रभावी संवाद कौशल के माध्यम से शिक्षा के बच्चों के लिए सुरक्षित, समानता एवं भय मुक्त शिक्षण वातावरण का निर्माण कर सके। ठीक है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप एक बार लास्ट बार देख भी लेंगे तो वीडियो को पॉज करके, ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट नंबर 4th नंबर क्वेश्चन है ये भी, एक और इसके बाद है। फिर ठीक है, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, जेंडर आधारित, ये देखिए इसमें क्या है, जेंडर आधारित विचार विषय किस प्रकार से छिपा पाठ्यक्रम में प्रतिबिंब होता है। उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको इसकी व्याख्या करना। आपको हर क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करते हो ना, आपको ये लिखना है, भूमिका, छिपा पाठ्यक्रम का अर्थ, छिपा पाठ्यक्रम में जेंडर आधारित विचार का प्रतिबिंब। ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको उदाहरण भी इसमें देना है, फिर निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, ये देखो पहला है भूमिका के बारे में बता रहे हैं। भूमिका, विद्यालय में केवल पुस्तकों के माध्यम से ही शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि विद्यालय में वातावरण, शिक्षक का व्यवहार, अनुशासन, गतिविधियां तथा सामाजिक मान्यताएं भी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इन्हीं
प्रत्यक्ष शिक्षण अनुभवों को छिपे पाठ्यक्रम, इसको कहते हैं हिडन करिकुलम, मतलब कि छुपी करिकुलम पाठ्यक्रम कहा जाता है। कई बार इस छिपे पाठ्यक्रम के माध्यम से जेंडर आधारित धारणाएं और असमानताएं विद्यार्थियों में विकसित हो जाती है। इसको आप पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम, जो लोगों के बीच में हिडन हिडन चीज़ें रहती रह जाती है ना, हिडन करिकुलम के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। क्या क्या चीज़ें हम वो छोड़ देते हैं वो हमें यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। ये देखो, छिपी पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, हिडन करिकुलम का अर्थ क्या होता है। छिपी पाठ्यक्रम के आधार आशय उन मूल्यों, व्यवहारों, मनुष्यों एवं सामाजिक अपेक्षाओं से है जिन्हें विद्यालय औपचारिक पाठ्यक्रम में शामिल किए बिना अपेक्षा रूप से विद्यार्थियों को सिखाता है। यह विद्यालय के वातावरण, शिक्षकों के व्यवहार, विद्यालय नियमों तथा दैनिक गतिविधियों से विधियों के माध्यम से विकसित होता है, ठीक है। ये छिपा पाठ्यक्रम से जेंडर आधारित विचार का प्रतिबिंब है ये देखो। फिर इसमें क्या है, पहला पॉइंट शिक्षक का भेदभावपूर्ण व्यवहार। यदि शिक्षक लड़कों के अधिक प्रश्न पूछने, नेतृत्व करने या सीखने में भाग लेने या अवसर दे तथा लड़कियों से केवल अनुशासन और शालीनता की अपेक्षा करे, तो इसे लैंगिक असमानता के संदर्भ लैंगिक असमानता के संदेश मिलता है। इससे क्या, लैंगिक असमानता का संदेश जाता है लोगों कार्यों का लैंगिक विभाजन, ठीक है। विद्यालय में सफाई, सजावट या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जिम्मेदारी लड़कियों को तथा मंच संचालन, खेल या तकनीकी की कार्य लड़कों को देने जेंडर आधारित सोच को बढ़ावा देता है। इससे अगर आप सजावट का काम सिर्फ लड़कियों को दोगे और बोलने वालने का काम लड़कों को देंगे, तो इससे आपको जेंडर आधारित पता चलता है कि मतलब लड़कियां ये काम कर सकती हैं और लड़कों ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों का चित्रण इसमें बताएं। यदि पुस्तकों में पुरुषों को डॉक्टर, वैज्ञानिक और पुलिस आधारित अधिकारी तथा महिलाओं को केवल गृहिणी या रसोई का कार्य करते हुए दिखाया जाए, तो बच्चों में पारंपरिक लैंगिक भूमिका का आधारण विकास होता है। धारणा विकसित होती है। कैसा धारणा विकसित होती है? खेल एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। कुछ खेलों को केवल लड़कों तथा कुछ गतिविधियों को केवल लड़कियों के लिए उपयुक्त मानना भी पिछड़े पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ये भी अगर ऐसा भी करते हो तो लड़कियों को आप ये पीछा दिखा रहे हो कि ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको भेदभाव नहीं करना है बच्चों में। और भाषा एवं संबोधन का प्रयोग। लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, या यह काम लड़के का है, जैसे कथन विद्यार्थियों में लैंगिक पूर्ण ग्रहण उत्पन्न करते हैं। इनसे क्या होता है, लैंगिक उत्पन्न होता है। नेतृत्व के अवसरों को असमानता। नेतृत्व क्या, इसमें असमानता मिलता है, नेतृत्व के अवसरों में असमानता, ठीक है। इसमें यदि कक्षा मॉनिटर कप्तान या अन्य नेतृत्व पदों पर अधिकतर लड़कों को चयन जाए, तो लड़कियों के नेतृत्व कौशल की विकास में बाधा आती है। इसमें क्या होता है, विकास में बाधा आती है। अनुशासन के अलग अलग मापदंड होने चाहिए। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम एवं अपेक्षाएं निर्धारित तो करना भी पीछे पाठ्यक्रम के माध्यम से जेंडर असमानता को बढ़ावा मिलता है। अनुशासन के अलग अलग मानदंड। अगर आप अलग अलग मानदंड कर देंगे तो इससे भी पता चलता है कि अब उदाहरण में मैं दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर फर्स्ट, विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी में मॉडल बनाने का कार्य केवल लड़कों को तथा सजावट का कार्य केवल लड़कियों को दिया जाता है। इससे यह संदेश जाता है कि तकनीकी कार्य लड़कों के लिए और सजावट का कार्य लड़कियों के लिए है, यह पता चलता है, ठीक है। और जैसे अब अगला हम कर रहे हैं दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। इससे भी सजावट का काम इसमें कह रहा है ना कि अगर सजावट का काम सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं, सॉरी, सजावट का सिर्फ आप लड़कियों को दे रहे हैं, तो इसे भी हमें भेदभाव का पता चलता है। और बोलने वालने का काम लड़कों का दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कक्षा में पुस्तक में पिता को कार्यालय जाते हुए और माँ को केवल रसोई के कार्य करते हुए दिखाया गया है। इससे बच्चों में यह धारणा
धारणा बनती है कि घर के कार्य केवल महिलाएं की जिम्मेदारी है। इससे भी यह पता चलता है कि अगर आप दिखा रहे हो कि पाठ्य पुस्तक में, मतलब किताब में आप ये दिखा रहे हो कि सिर्फ महिलाएं, पिताजी बाहर जाके कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं और मम्मी सिर्फ घर का काम करते हैं महिलाएं, तो उससे यह पता चलता है। उदाहरण नंबर तीसरा, यदि खेल प्रगति प्रतियोगिता में फुटबॉल केवल लड़कों के लिए और नेतृत्व केवल लड़कियों के लिए निर्धारित किया जाए तो यह लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत करता है। ये क्या करता है? लैंगिक रूढ़िवादियों को मजबूत करता है। ऐसे करता है कि जैसे लड़कों को दिखा रहे क्या कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां क्या है, सिर्फ नृत्य करती हैं, तो ये भी असमानता दिखाता है। निष्कर्ष में हमें हर चीज में लिखना है। निष्कर्ष हर क्वेश्चन में छिपा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं सोच पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि इसमें जेंडर आधारित भेदभाव मौजूद हो तो यह लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। इसीलिए विद्यालय शिक्षक पाठ्य पुस्तक तथा विद्यालय वातावरण को लैंगिक समानता, समान अवसर और परस्पर समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इससे हमें सब पे समान अवसर देना चाहिए ताकि हमें सब पे एक जैसा हो, भेदभाव का ना हो। लास्ट क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लैंगिक असमानताओं को चुनौतियां देने या लैंगिक समानताओं को मजबूत करने का समुदाय, स्कूल और जनसंचार माध्यम की भूमिका समझाइए। इसमें आपको जनसंचार और स्कूल समुदाय की भूमिका आपको समझाना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले भूमिका, लैंगिक समानता का अर्थ, लैंगिक समानता को मजबूत करने में समुदाय की भूमिका, लैंगिक समानताओं को मजबूत करने में विद्यालय की भूमिका, लैंगिक समानताओं को मजबूत करने में जनसंचार माध्यम की भूमिका। ठीक है, निष्कर्ष, ये सब हमें बताना है इसमें। तो अब हम देखिए, इसका सबसे पहले क्या लिखना है? हमें उत्तर में सबसे स्टार्ट ही करना है भूमिका से। ठीक है, कुछ भी हो जाए भूमिका से हमें स्टार्ट करना है। भूमिका, लैंगिक समानता। भूमिका में आपको क्या बताना है? एक सेकंड, मैं ये वाला चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखेगा ही नहीं। इसमें क्या आपको बताना है? लैंगिक समानता एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं समावेशी समाज की आवश्यकता है। समाज में लंबे समय से चला आ रहा लैंगिक असमानताएं महिलाओं एवं पुरुषों के सामान्य विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इस असमानताओं को दूर करने का समान अवसर उपलब्ध कराने में समुदाय, विद्यालय एवं जनसंचार महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंगिक समानता का अर्थ, लैंगिक समानता का क्या अर्थ होता है वो अब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, लैंगिक समानता का अर्थ, लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं और पुरुषों, बालकों और विद्यालयों के शिक्षक, स्वास्थ्य, रोजगार, सामान्य सुरक्षा तथा निर्माण लेने के समान अवसर और अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य किसी एक लिंग के विशेष अधिकार देना नहीं, बल्कि सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये है। अब सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता को मजबूत करने का समुदाय की भूमिका, मजबूत करने की समुदाय की भूमिका होती है। सामाजिक जागरूकता को फैलाना, सामाजिक जागरूकता को फैलाना है। समुदाय लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर समानता की भावना विकसित कर सकता है। ठीक है, फिर क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को क्या करना है? प्रोत्साहन देना है। ठीक है, क्या है? समुदाय प्रत्येक बालक बालिका की शिक्षा सुनिश्चित करने तथा विद्यालय छोड़ने की समस्याओं को कम करने की सहयोग कर सकता है। समान अवसर प्रदान करना, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा, खेल, रोजगार तथा सामाजिक गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करने की सही सोच विकसित करना चाहिए। ठीक है, सोच विकसित। महिलाओं की भागीदारी क्या होती है इसमें ये बताया गया है। महिलाओं की भागीदारी के ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, पंचायत तथा अन्य सामाजिक संगठनों में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्या सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अगला पॉइंट हमारा होगा
लैंगिक लैंगिक असमानता को मजबूत करने में विद्यालय की भूमिका, लैंगिक समानता को मजबूत करने में विद्यालय की भूमिका, समान एवं समावेशी शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय सभी विद्यार्थियों के साथ बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान व्यवहार करके करके तथा समान अवसर उपलब्ध कराता है, क्या समान अवसर उपलब्ध करवाता है इसमें, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है लैंगिक लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री में महिलाओं और पुरुषों की समान एवं सकारात्मक भूमिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, सकारात्मक भूमिका प्रस्तुत की जानी चाहिए, ठीक है, ये है। अब अगला पॉइंट क्या है, थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट आप ये देख सकते हैं, शिक्षक की भूमिका। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करे तथा किसी भी प्रकार के लैंगिक पूर्वाग्रह से बचे, पूर्वाग्रह से बचे, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचे, मतलब कि भेदभाव नहीं करना है। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट इसमें क्या है, इसमें है फोर्थ नंबर सुरक्षित विद्यालय वातावरण, सुरक्षित विद्यालय ऐसे सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण बनाए जहां प्रत्येक छात्र एवं छात्रा बिना भय की शिक्षा प्राप्त कर सके, कोई डर ना हो बच्चों में, सही पाठ्यक्रम गतिविधियों में सामान्य सामान्य भागीदारी, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेतृत्व एवं अन्य गतिविधियों एवं लड़कों और लड़कियों को समान अवसर दिया जाए, लैंगिक समानताओं को मजबूत करने जनसंचार माध्यम की भूमिका, इसमें लैंगिक समाज को मजबूत करने और जनसंचार की भूमिका का क्या है, ठीक है। इसमें सकारात्मक संदेशों का प्रयास, सकारात्मक संदेशों का प्रयास, डीजी टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया के माध्यम से लैंगिक समानता एवं महिलाएं सशक्तिकरण का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, ठीक है, ये है। फिर रूढ़िवादी सोच का विरोध, जनसंचार माध्यमों को महिलाओं और पुरुषों की परंपराएं एवं भेदभाव छवि प्रस्तुत करने के बजाय समानता आधारित दृष्टिकोण अपनानी चाहिए, ठीक है, समानता आधारित दृष्टिकोण अपनानी चाहिए, एक जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है थर्ड नंबर अपन प्रेरणादायक व्यक्तित्वों का प्रचार, प्रेरणादायक विभिन्न क्षेत्रों में सफल महिलाओं की उपलब्धियों को प्रमुखता देखकर समाज की सकारात्मकता प्रेरणा दी जा सकती है, सकारात्मक प्रेरणा दी जा सकती है, हम ऐसे जैसे जो महिलाएं वो बड़े पद पे पहुंची हैं उनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर कानूनी अधिकारियों की जानकारी, महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा कानूनों तथा शारीरिक योग्यताओं की जानकारी जनसंचार माध्यमों के माध्यम से व्यापक रूप से पहुंचाई जा सकती है, व्यापक रूप से पहुंचाई जाती सकती है, ये 4 पॉइंट्स हैं। फिर आपको हर चीज़ क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया निष्कर्ष आपको लिखना है, लैंगिक समानता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समुदाय, विद्यालय और जनसंचार माध्यम तकनीक की साझा जिम्मेदारी है, जब ये सभी मिलकर सामान्य अवसर, सामान्य शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देंगे तब ही लैंगिक समानता को समाप्त कर एक समतामूलक, संवेदनशील एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव होगा। यह 5 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज खत्म हो गया। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप इसको एक बार सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप इसको भले ही याद ना हो, लेकिन आप वहाँ पे जब जाइएगा तो आपके माइंड में थोड़ा सा पता रहेगा कि आपको कैसे लिखना है आंसर्स, ठीक है। और ये मेरी वीडियो थी, और तो प्लीज़ शेयर माई MNT ब्लॉग चैनल, दिस इज़ माई MNT ब्लॉग, ये मेरा MNT ब्लॉग चैनल है, ठीक है। इसको आप लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ फॉलो माई चैनल MNT ब्लॉग, ठीक है, ये लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, और ये लास्ट टाइम में आप F5 देख के जाइए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट